नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बजट बुलेटिन, यानी बजट से जुड़ी हुई तमाम हाइलाइट्स और एक एक्सटेंसिव कवरेज अगले आधे घंटे में आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कल से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। आम चुनाव होने के चलते इस बार 1 फरवरी को आएगा अंतरिम बजट। वित्त मंत्री ने कहा, इस बार महिला, गरीब, युवा, किसान पर होगा खास फोकस। अंतरिम बजट का महिला किसानों पर हो सकता है बड़ा फोकस। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम दोगुनी कर सकती है सरकार। दूसरों के मुकाबले कर्ज भी 1% सस्ता देने पर विचार जारी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। अंतरिम बजट में रेलवे को मिल सकते हैं 3 लाख करोड़ रुपए। इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण पर विशेष जोर। वंदे भारत को ज्यादा आवंटन और हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का भी ऐलान संभव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। जीएसटी रजिस्टर्ड रिटेलर्स और छोटे ट्रेडर्स के लिए अंतरिम बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान। रिटेलर्स और छोटे ट्रेडर्स को सस्ते एक्सीडेंटल कवर का तोहफा संभव। आवाज एक्सक्लूसिव। अंतरिम बजट में विनिवेश को लेकर ठंडा रुख अपना सकती है सरकार। कोई टारगेट देने की संभावना कम। जुलाई में नया लक्ष्य रख सकती है सरकार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और बजट आने में अब सिर्फ 1 दिन का वक्त ही बचा है। आम चुनाव से पहले पूरे बाजार और देश को इंतजार है कि इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फोकस किन बातों पर होगा। क्या मोदी 2.0 के इस आखिरी बजट में विकसित भारत की झलक दिखेगी या जन कल्याण पर होगा ध्यान। बजट में ग्रोथ की गारंटी देगी सरकार या फिर टैक्स घटाकर आम आदमी को राहत देने की होगी तैयारी। आपकी इन सभी मुश्किलों को हल करेगा सीएनबीसी आवाज। और सीएनबीसी आवाज लेकर आया है खास शो बजट बुलेटिन। और इस शो के जरिए हमारी कोशिश होगी बजट से पहले बजट का ब्लूप्रिंट हम आपके सामने पेश करें। इसको करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे 3 संवाददाता, असीम मनचंदा, आलोक प्रियदर्शी और दीपाली नंदा। लेकिन सबसे पहले हम असीम के पास चलेंगे। और असीम, जैसे कि वित्त मंत्री पहले ही कह चुकी हैं कि बजट में महिला, गरीब, युवा, किसान, इन 4 मुद्दों पर खास फोकस होगा। तो सरकार बजट में ऐसा क्या कर सकती है जिससे किसानों के चेहरे की खुशी दोगुनी हो जाए? देखिए, सही कहा आपने। वित्त मंत्री जी ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि महिलाओं और किसानों के ऊपर फोकस रहेगा। तो खासतौर पे कि 2019 में सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, जिससे किसानों को हर महीने हर साल 6,000 रुपये जो है दिए जाते हैं। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें, इन्फ्लेशन बढ़ा करके ये रकम अब किसानों को 9,000 के आसपास मिलनी चाहिए। तो सरकार ये घोषणा कर सकती है कि जितने भी किसान हैं उनकी किसान सम्मान निधि 9,000 रुपये कर सकती है। लेकिन खासतौर पर कि महिला किसानों के ऊपर सरकार का फोकस रहेगा, तो महिला किसानों के लिए रकम दुगनी हो सकती है। उनको 12,000 रुपये साल के मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकार किसान क्रेडिट की ग्रोथ बढ़ाने की तैयारी भी कर रही है। अभी 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास का किसान क्रेडिट है, लेकिन सरकार उसको 10% के आसपास बढ़ाएगी और 22 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट कर देगी। महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, जो खासतौर पर जो महिला खेती में लगी हुई है उनका सशक्तिकरण कैसे हो, उनको कम ब्याज दरों के ऊपर उनको कर्ज मिले, उसकी भी तैयारी चल रही है। किसानों के लिए एक जीवन बीमा की स्कीम की अनाउंसमेंट भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सारा एरिया है जहां पर कि किसानों के ऊपर सरकार फोकस करने की तैयारी कर रही है। आपने ये भी देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर के अंदर जब नवंबर दिसंबर का वक्त आता है तो उस समय पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो जो भी कंपनियां मैनेजमेंट में लगी हुई हैं, पराली मैनेजमेंट में, उनके लिए खास इंसेंटिव की यहाँ पर सरकार घोषणा कर सकती है। जो कंपनी ऐसी नई नई स्कीम्स लेकर के आएंगी या नए इक्विपमेंट्स लेकर के आएंगी जिससे कि हम पराली को मैनेज कर सके, तो उन कंपनियों के लिए भी सरकार एक स्पेशल इंसेंटिव की यहाँ पर घोषणा हमें देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के ये जो बजट है ये किसानों के ऊपर ही फोकस रहेगा और खासतौर पर जो महिला किसान है उनको एक बड़ा तोहफा मोदी सरकार इस बजट में दे सकती है।
तो किसानों पर रहेगा सरकार का फोकस। महिला किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार कदम उठा सकती है और होना भी चाहिए। किसान अन्नदाता हैं और इस बजट में सरकार खास ध्यान किसानों पर दे सकती है। अच्छा, किसानों की बात तो हुई, लेकिन अब बात रेलवे की करेंगे। दीपाली नंदा हमारे साथ बनी हुई हैं जो रेलवे सेक्टर को कवर करती हैं और हर बार कुछ इंटरेस्टिंग एक्सक्लूसिव्स लेकर आती हैं। मोदी सरकार का रेलवे और डिफेंस सेक्टर दोनों पर ही खास फोकस रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बजट में भी सरकार रेलवे के आवंटन में 25% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। हमारे साथ दीपाली नंदा बनी हुई है। बताइए दीपाली, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए सेक्टर को इस बार के बजट से? देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि मोदी सरकार का फोकस रेलवे पर शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे को इकॉनमी का ग्रोथ इंजन मानते हैं। यही वजह है कि इस बार भले ही ये अंतरिम बजट हो, लेकिन हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि रेलवे को मिलने वाला ग्रॉस बजटरी सपोर्ट में 20 से 25% तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। अगर ओवरऑल रकम के हिसाब से देखा जाए तो 3 लाख करोड़ रुपए रेलवे को कुल बजटीय सहायता के तौर पर वित्त मंत्री की तरफ से दिए जा सकते हैं। अगर प्राथमिकता के हिसाब से देखा जाए तो जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्राथमिकता ये रहेगी कि जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, खासतौर पर वंदे भारत, जो कि काफी कम समय में एक पॉपुलर ट्रेन हो गई है, उसकी संख्या बढ़ाई जाए और उसका सफल रोल आउट किया जाए। इसके लिए वित्त मंत्री खास ऐलान कर सकती हैं। अमृत भारत ट्रेन चलाने का भी इसमें अनाउंसमेंट हो सकता है और खास जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है जिसका इंतजार सबको है, मार्च में इसकी शुरुआत की जा सकती है और ये घोषणा भी वित्त मंत्री अपने अंतरिम बजट में कर सकती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रिफिकेशन एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। रेलवे की तरफ से लक्ष्य रखा गया है 2030 तक जीरो नेट कार्बन एमिशन का, तो उस गति में तेजी लाई जाए, उस तरफ तेजी से बढ़ा जाए, इस लिहाज से बड़ी घोषणा देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं दीपाली की सेफ्टी जो कि एक बड़ा कंसर्न भी है और चैलेंज भी है रेलवे के लिए, बाकायदा एक सेफ्टी फंड बनाया गया है। इसमें अभी 11,000 करोड़ रुपए वित्त मंत्री की तरफ से पिछली बार दिए गए थे, लेकिन अब इस सेफ्टी फंड को भी बढ़ाया जा सकता है और खास तौर पर इस सेफ्टी फंड में जो कवच का इंस्टॉलेशन है इसमें तेजी लाई जाए, इस पर फोकस देखने को मिल सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम यात्री सुविधाओं की बात करें तो खान पान को किस तरह से सुधारा जाए, ई कैटरिंग को किस तरह से और ज्यादा एक्सपेंड किया जाए और साथ ही साथ जो ऑन बोर्ड सर्विसेज है जैसे कि वाईफाई हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, इसमें किस तरह से यात्रियों को सुविधाओं के हिसाब से नई नई सर्विसेज दी जाए, इस पर भी वित्त मंत्री का ध्यान देखने को मिल सकता है। तो आवंटन तो बढ़ ही सकता है रेलवे पर, 25% तक की बढ़ोतरी मुमकिन है इस बार के बजट में। और जैसे दीपाली ने बताया कि कस्टमर कन्वीनियंस पर फोकस रह सकता है, अलग अलग किस्म की सुविधाएं देने पर फोकस रह सकता है सरकार का, उसी हिसाब से एलोकेशन होने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन एक टॉपिक या फिर कहें कि एक मुद्दा जो हर किसी से सरोकार रखता है वो है टैक्स, और बजट में सरकार मिडिल क्लास का भी खास ध्यान रख सकती है। सूत्रों के मुताबिक अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के नई व्यवस्था में टैक्स पेयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। क्या ये वाकई हो सकता है? क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? ये डिटेल्स लेकर आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ हैं। बताइए आलोक। बिल्कुल, देखिए, नौकरी पेशा यानी कि सैलरीड क्लास को अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो मौजूदा लिमिट है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। अभी एक टैक्स पेयर को अधिकतम 50,000 रुपए तक का टैक्सेबल इनकम से कटौती होती है, उसको बढ़ाकर 75,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक किया जा सकती है। और ये जो न्यू टैक्स रिजीम है इसके तहत किया जाएगा। सरकार न्यू टैक्स रिजीम को लगातार बढ़ावा देना चाहती है, लिहाजा स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरी राहत है वो हो सकती है एनपीएस की तरफ से। न्यू पेंशन सिस्टम में निवेश करने वालों को भी न्यू पेंशन स्कीम के तहत राहत मिल सकती है। अभी तक 2 लाख रुपए तक ओल्ड टैक्स रिजीम में एनपीएस में निवेश पर छूट मिलती है, जिसमें एटीसी के तहत 1.5 लाख और एक और अतिरिक्त सेक्शन में एडिशनल 50,000 रुपए पर छूट मिलती है।
तो एनपीएस पर छूट देने के लिए नए टैक्स रिजीम में भी टैक्स पेयर्स को फायदा मिल सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार यही चाहती है कि न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ाया जाए और लगभग 70% जो टैक्स पेयर हैं वो नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाएं। लिहाजा सरकार इस पे टैक्स पेयर्स को, नौकरी पेशा को एक बड़ा तोहफा इनकम टैक्स के मोर्चे पर स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी के रूप में दे सकती है। ओके, चलिए, तो ये हुआ कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस बजट में। टैक्स का बोझ घट सकता है। अब नजरें तो रहेंगी कि क्या अनाउंसमेंट आती हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही रहेगा इस बार के बजट में। चलिए, शुक्रिया आप तीनों का ही, असीम और साथ ही आलोक और दीपाली, अलग अलग एक्सक्लूसिव्स हमारे साथ शेयर करने के लिए कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस बार के बजट से। लेकिन आपको बता दें, सालाना 3 लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाले टेक्सटाइल क्षेत्र की वित्त मंत्री से भी अपेक्षाएं हैं। गुजरात का इस क्षेत्र में 55% योगदान है। कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाले कपड़े कारोबारियों के मन की बात जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। टेक्सटाइल सेक्टर की भी वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें है। आइए हम जानते हैं जो कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री है। भरत भाई, ये बताइए कि आपकी क्या विश है। इस साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही क्रिटिकल दौर से गुजर रही है और हम चाहते हैं कि इस साल के बजट के अंदर वित्त मंत्री एक बूस्टर डोज दिया जाए टेक्सटाइल सेक्टर को, और साथ में हम ये चाहते हैं कि एक इंटरेस्ट सबवेंशन जैसे कि एक्सपोर्ट्स में दिया जाता है एक्सपोर्टर्स को, एंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन को, एमएसएमईज को 3% इंटरेस्ट सबवेंशन और अन्य को 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाए, जिससे काफी रिलीफ मिलेगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्सपोर्ट से मैं जुड़ा हुआ हूं और एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जहां हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है उनकी करेंसीज का डिवैल्यूएशन हो गया है, इसलिए उनके लिए महंगा हो गया है। तो उनको सस्ता अगर हमें देना है तो गवर्नमेंट हमको एक इंसेंटिव ज्यादा बढ़ाए, बेनिफिट। दूसरी बात यह सबसे अच्छी बात कि लोगों को चाइना इंपोर्ट करने में अभी एनकरेज नहीं करे उनकी कंट्रीज। तो अगर चाइना को जगह हमको एंट्री लेना है तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसा प्रवीण भाई ने कहा, चाइना से काफी फैब्रिक आ रहा है, जिसके लिए हमारा सरकार से निवेदन है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। चाइना से जो फैब्रिक आ रहा है जिसके सामने इंडियन फैब्रिक पैरेलली खड़ा रहे। दूसरा, भारत से जो मोदी जी का ड्रीम है कि हर घर से एक्सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट के लिए कोई बॉडी स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए बाय इंडियन गवर्नमेंट, जिसके लिए जो डिफॉल्टर्स हैं, जो फैब्रिक इंपोर्ट करके या टेक्सटाइल का कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करके डिफॉल्ट कर रहे हैं, उनको पकड़ के उन पे सख्त एक्शन लिया जाए। थैंक यू। आप क्या कहेंगे? फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर हम चाहते हैं गवर्नमेंट एक ईज ला दे एंड उसको एनकरेज करे वुमेन एम्पावरमेंट इन ऑल द सेक्टर्स, स्पेशली इन टेक्सटाइल सेक्टर्स, बाय लो लेंडिंग रेट एंड इनकम टैक्स में थोड़ा रिलीफ दे के। हर कंपनीज में जीएसटी का भी बहुत इशू है, तो गवर्नमेंट से चाहूंगा कि जीएसटी सिंप्लीफाई करे, एक सिंगल टैक्स नॉन एडजस्टेबल एक टैक्स लगाए सो दैट वो वैल्यू चेन बनी रहे और सिंप्लीफाई हो जाए प्रोसेस। ये तो आपने टेक्सटाइल सेक्टर की बजट एक्सपेक्टेशंस सुनी। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे लॉजिस्टिक्स सेक्टर की। क्या है लॉजिस्टिक्स सेक्टर की एक्सपेक्टेशंस, और इसी पर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक्सपेक्टेशंस की और सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की, वो आपके सामने लेकर आते हैं। हालांकि लिस्ट लंबी है, लेकिन
अगर कुछ की पॉइंट्स पर फोकस करें तो लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी पर फोकस करना हो या फिर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को बॉल्स्टर करना हो, ये कुछ की डिमांड्स हैं इंडस्ट्री की जिसको इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार इस बार के बजट में एड्रेस करे। पोर्ट लॉजिस्टिक पर ज़्यादा इंसेंटिव मिले, ये काफ़ी समय से इंडस्ट्री डिमांड करती रही है। साथ ही जो पीएम की गति शक्ति प्रोजेक्ट है उसके लिए एलोकेशन बढ़ाया जाए ताकि इंडस्ट्री की ग्रोथ में इजाफा देखने को मिले। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और साथ ही साथ नए रेल प्रोजेक्ट्स पर सफाई का भी यहाँ पर कामकाज हो। सागरमाला प्रोजेक्ट हुआ, सी कनेक्टिविटी हुई, उस पर भी आवंटन बढ़ना चाहिए। तो ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लॉजिस्टिक क्षेत्र से डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं। आवंटन बढ़ेगा तो डेफिनेटली कंपनियों की ग्रोथ भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो सम अप अगर करना हो तो तीन चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इंडस्ट्री चाहती है कि वित्त मंत्री जिस पर ध्यान दें। एक तो लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी पर फोकस करना ताकि राइट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके इंडस्ट्री के लिए, डेवलपमेंट लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी की हो सके, साथ ही ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। इससे होगा ये कि जो इंडिया की पोजीशन है एज अ वायबल ऑल्टरनेटिव टू चाइना वो और स्ट्रेंथन होती हुई दिखाई देगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी खास फोकस रहे। तो ये तो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है बाय एंड लार्ज, लेकिन कुछ की विश लिस्ट या फिर कुछ वो पॉइंट्स जिस पर इमीडिएटली सरकार को ध्यान देना चाहिए इस बार के बजट में, उस पर फोकस करते हैं। और ये बताने के लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के एमडी और सीईओ राम प्रवीण स्वामीनाथन हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बजट अब बस नजदीक ही है, आई एम श्योर आपने भी अपनी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट तैयार की होगी। मुद्दे तो बहुत सारे हैं जिस पर इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार गौर करे या वित्त मंत्री गौर करें, लेकिन आपके हिसाब से टॉप 3 विश लिस्ट क्या हैं? सो फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली हमारा ब्रॉड एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ फ्रेंडली पॉलिसीज होना चाहिए, स्पेशली जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्पर करने के लिए। पिछले कुछ साल में ज्यादातर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और दैट स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और मेक इन इंडिया के लिए ज्यादा कंसोलिडेशन होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज जो डिजिटल इकोसिस्टम जो गवर्नमेंट बना रहा है बोथ थ्रू यूलिप और ओएनडीसी, उसमें कैसे ज्यादा सुधार और एक्सेलरेशन कर पाए राइट अक्रॉस द बोर्ड राइट, और उस डिजिटाइजेशन यूज करके बाकी सब प्रोसेसेस जो है जो आप बता रहे हैं वन लॉजिस्टिक सिस्टम, उसके लिए कैसे हम उसको एक्सेलरेट करके उसका लेवरेज ले सकते हैं। और थर्डली जो लॉजिस्टिक्स में टैक्स और टैक्स रैशनलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स के लिए अगर गवर्नमेंट और अपना पॉलिसीज रिलीज करेगा तो वो अच्छा है, क्योंकि फिर सेक्टर में ज्यादा फॉर्मलाइजेशन होगा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा अपग्रेड करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है सर, क्या आपको लगता है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर भी थोड़ा सा फोकस होना चाहिए, थोड़ा बूस्ट मिलना चाहिए? इसके अलावा कुछ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ईवी इंडस्ट्री के लिए भी, फिर चाहे वो टैक्स रैशनलाइजेशन ही क्यों ना हो, इस तरीके का कोई कदम उठा सकती है? सो अगर आप वेयर हाउसिंग देखेंगे तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में कुछ स्टैंडर्ड्स अनाउंस किए हैं गवर्नमेंट ने, बट वो स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी नहीं है। तो अगर उसमें अगर वो मैंडेटरी हो सकता है तो उसमें काफी बड़ा स्टेप अप होगा। सेकेंड थिंग वेयर हाउसिंग में कि फैसिलिटीज, और अगर ऑटोमेशन करना है तो फैसिलिटीज को भी, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट कैसे इंसेंटिव दे सकते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। सो लोग और बड़े और लार्जर फैसिलिटीज बनाने में लोगों को बेनिफिट हो पाए फाइनेंशियली। सो वो दो चीज अगर गवर्नमेंट फोकस करे तो वो उसमें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। सेकेंड थिंग विच इज देयर इज, जैसे आपने बोला था कि ईवीज में अभी ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखें सभी इंसेंटिव जब भी लागू होते हैं वो सब मैन्युफैक्चरर के तरफ से बेनिफिट है। मगर आप कार्गो और फ्रेट देखेंगे तो इलेक्ट्रिफिकेशन में सर्विस प्रोवाइडर का बहुत भारी इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि हम ज्यादातर एसेट्स को ओन करते हैं या लीज करते हैं और फिर हम कस्टमर्स को उसको सोल्यूशन या सर्विसेज बदौलत देते हैं। तो ये पूरा सर्विसेज लेयर है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उसमें कोई कुछ क्लियर क्लैरिटी नहीं है कि उसको कैसे हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, कैसे हम आइस टू ईवी एक्सेलरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न कर्व राइट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डालना पड़ता है जो चार्जिंग के लिए और रेसिडुअल वैल्यूज जो हैं वो भी अभी क्लियर नहीं है। तो वहां पे अगर पॉलिसीज फर्म हो सकते हैं
तो जैसे फेम पहले था जब पॉलिसी जो OEMs के लिए था, वैसे अगर वो सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इंसेंटिवाइज करें एक्सेलरेशन के लिए, या नया इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करें सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, तो उसके कारण फिर एक्सेलरेशन काफी तरह से बढ़ेगा। ओके, चलिए शुक्रिया सर आने के लिए CNBC आवाज़ पर और अपने व्यूज़, अपने एक्सपेक्टेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री क्या क्या कदम उठाती हैं, लेकिन हर बार की तरह हर इंडस्ट्री कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती है बजट से।